नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लास्ट टाइम में हम पढ़ रहे थे निर्जलीकरण अभिक्रिया। इसमें जो सेतजेफ का नियम वो कैसे लगता है वो करवाकर फिनोल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निर्जलीकरण अभिक्रिया इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने की संभावना। निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया तो सिंपल थी कि हमने ROH की क्रिया करवाई थी। देखिए, ये करवा देता हूँ मैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2OH। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये OH को मिटाकर यहाँ पर इस तरह से। इसके साथ मैंने लिख दिया OH, यहाँ पर CH2H, और इसकी क्रिया मैंने किसके साथ करवा दी? टेम्परेचर रख दिया 433 से 443 केल्विन, 433 से 443 केल्विन, और सांद्र H2SO4। और यहाँ से क्या निकलेगा? H2O, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। ये क्या बन गई? एथीन। तो इसकी क्रिया विधि को देखिए। क्रिया विधि, क्रिया विधि देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन होती किस तरह से है? तो सांद्र H2SO4 एक अम्ल होता है, और अम्ल का जो गुण होता है वो H+ देता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कोहल लिया है हमने, देखिए CH3 CH2OH, यहाँ पर इसकी क्रिया होती है अम्ल के साथ। ये जो H2SO4 है, ये किस में टूटता है? दो हाइड्रोजन है, 2H+ और प्लस SO4 -2। यहाँ से जो H+ है वो कौन देगा? सांद्र H2SO4 क्या देगा? अम्ल है। अम्ल क्या देता है? H+। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने H+। तो अम्ल के साथ क्रिया होती है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या है? अभिक्रिया की क्रिया विधि का स्टेप फर्स्ट, प्रथम पद। स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। प्रथम पद में देखो, ये एल्कोहल है और अम्ल H+ का मतलब प्रोटॉन। अम्ल क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, H+, और ये एल्कोहल। अब देखो, इस ऑक्सीजन ने कितने बंध बना रखे हैं? एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है? 2। जब ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है तो इसके पास कितने लोन पेयर रहते हैं? 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास प्लस का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो बताइए, इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की कमी और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसे हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ से एक लोन पेयर कौन? ऑक्सीजन किसको देगा? हाइड्रोजन को। तो ये देखिए, अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन ने किसको डोनेट कर दिया? इस हाइड्रोजन को। तो जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब जुड़ेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन। अब देखो, यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये मैं वाइट कलर से दर्शा देता हूँ, और ये जो H+ है प्रोटॉन वाला, ये मैं रेड कलर से दर्शाता हूँ। ये जुड़ गए इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये लीजिए ऑक्सीजन। अब देखो, जैसे ही H जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 1, 2 और 1 3। और ऑक्सीजन कभी भी 3 संयोजकता नहीं दर्शाता है। जब ये 3 संयोजकता दर्शाएगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का चार्ज, यानी ये प्रोटॉन जुड़ चुका है। ये H+ को क्या बोलते हैं अपने? प्रोटॉन। तो ये जो एल्कोहल है वो क्या हो चुका है? प्रोटोनेटेड। तो अब इस एल्कोहल का नाम क्या बन गया? प्रोटोनेटेड एल्कोहल।
ये बनने के बाद जो दूसरा स्टेप है इसको बोलते हैं द्वितीय पद या स्टेप सेकंड। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है तो यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल होता है उत्क्रमणीय, यानी ये एरो इस तरफ भी लगेगा। तो ये एरो का आप विशेष ध्यान रखोगे, ये दोनों तरफ एरो लगेगा, इसका मतलब है ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है। उत्पाद ये भी बन सकता है और वापस ये भी बन सकता है। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH3, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH3 CH2O, ये H है, यहाँ से ये H, ये जो H है मैं इस कलर से दर्शा देता हूँ इसको, ये लीजिए। इस ऑक्सीजन पर क्या है, प्लस का चार्ज। अब देखो यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल में होता क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर कभी भी प्लस का चार्ज क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। ये प्लस का चार्ज इस ऑक्सीजन पर स्थायी नहीं होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बंध से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी का मतलब इस पे प्लस का चार्ज है, और प्लस का चार्ज कभी भी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नहीं आता है। तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन खींचेगा अपनी तरफ है, ऑक्सीजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ इस कार्बन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो देखिए ये रिवर्सिबल का साइन लगा दिया मैंने। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये प्लस का चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी क्योंकि इस बंध में एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो ये बनेगा CH3 और यहाँ पर आ गया CH2 और इस पर चार्ज आ गया प्लस का चार्ज। और यहाँ से देखिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये प्लस हट जाएगा और बनेगा क्या, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, यानी ये जल का अणु बाहर निकल चुका है। अब देखो कार्बन पर प्लस का चार्ज आ गया और इसको क्या कहते हैं, कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन बन चुका है। कार्ब धनायन बनने के कारण इस स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप, RDS पद। RDS, R का मतलब रेट, D माने डिटरमाइन और S का मतलब स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो रेट डिटरमाइन स्टेप का मतलब होता है हिंदी में वेग निर्धारक पद, और ये पद होता है स्लो यानी धीमा। स्लो का मतलब होता है धीमा, और धीमा पद होता है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद। यानी अभिक्रिया की गति किस स्टेप पर निर्भर करेगी, इस द्वितीय पद पर। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राथमिक। देखिए जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज है ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बोधनाइन। तो कार्बोधनाइन बन चुका है इस स्टेप में। तो फिर देखिए लास्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में CH3 CH2 है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तृतीय पद या स्टेप थर्ड। यहाँ से ये देखो CH3 है, मैं इस CH3 को CH2 लिख रहा हूँ और आगे क्या है CH2 और इस पर क्या है प्लस का चार्ज। यहाँ पर देखो ये CH2 लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी ये क्या है CH3। अब देखो क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन हो गया, इस पे प्लस का चार्ज आ गया। अभी ये प्लस का चार्ज स्थायी नहीं है, यौगिक बनेगा यहाँ से। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ इस बंध के पास। तो एक बंध तो पहले है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक बंध बनाता है। तो यहाँ पर एक बंध बनेगा और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H+। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, CH2। देखिए CH2। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया
बॉन्ड आ गया, बंद बन गया, और यहाँ पर रिलीज क्या हो गया, प्रोटॉन। ये H+ क्या निकल गया, प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में ये सांद्र H2SO4 क्यों लिया जाता है? अगर ये सांद्र H2SO4 नहीं होता तो हमें H+ नहीं मिलता, और H+ नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट में देखो H+ को बाहर फेंक दिया इसने, यहाँ पर इसने काम लिया, उत्पाद बनाते ही इस H+ को क्या फेंक दिया इसने, बाहर, और ये H+ वापस किसके साथ जुड़ जाता है, SO4 के साथ, और वापस क्या बना लेगा, H2SO4, और यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल गई, एथीन। ये देखिए एथीन बन चुकी है, और यही हमारी रिएक्शन में बनी थी, एथीन। तो ये रही एथीन, ये अभिक्रिया की क्रिया विधि है। NCERT 2017 के अंदर ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। तो ये स्टेप लिखने थे क्रिया विधि में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। तो ये क्रिया विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब देखो इस तरह से बनाकर एग्जाम्पल देता है, एक एक नंबर के पूछ सकता है। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, CH3 CHOH CH2 CH3 ये एग्जाम्पल दे दिया। एल्कोहल अभी OH जुड़ा है। अब इसकी क्रिया देखो किसके साथ करवा देगा, यहाँ पर एरो पर दे देगा सांद्र H2SO4, और टेम्परेचर दे दिया आपको 433 से 443, और यहाँ पर C बना दिया, और ये पूछेगा इस अभिक्रिया में उत्पाद C को पहचानिए। अब वो उत्पाद क्या बनेगा वो देखिए यहाँ पर, तब वो तरीका काम आएगा, मैंने अल्फा बीटा वाला आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, और अल्फा से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन बीटा, और बीटा ये कार्बन है, ये देखो ये अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा है, ये बीटा, इस अल्फा से ये भी तो डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये भी कौन सा कार्बन है, बीटा, और ये वाला कौन सा कार्बन, बीटा से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन होता है, लेकिन गामा कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था अल्फा से क्या निकलेगा, OH, और बीटा से क्या निकलेगा, H। तो यहाँ पर देखो उत्पाद 2 बनेंगे, क्योंकि बीटा कार्बन कितने हैं, 2। तो एक कंडीशन है कि यहाँ से H निकल जाए, और दूसरी कंडीशन है यहाँ से निकल जाए H। तो मैं देखो H ये निकालता हूँ, पहला ये CH3 को मैं CH2 कर देता हूँ, CH2, और यहाँ पर H। करना कुछ नहीं, ये OH और ये H निकाल कर डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो यहाँ पर H और OH निकलेगा, तो इन 2 कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जो उत्पाद बनेगा, तो एक तो ये बनेगा CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH, आगे है CH2, और ये CH3। फिर देखिए दूसरी कंडीशन ये बना दिया मैंने। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि अब इस H को मैंने नहीं निकाल कर, इस H को न निकाल कर वापस इसको क्या कर दूं, CH3। इस बार ये H निकाल देता हूँ, ये CH2 है, और मैंने यहाँ पर एक H इस तरह से दर्शाया। अब ये मैंने ये निकाल दिया, H2 बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर देखिए CH3 और CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3। देखो 2 एल्कीन बन गई। अब बात आती है कि ये सही माने या ये सही, तब यहाँ पर एक रूल लगता है सेतजेफ का नियम। यहाँ पर रूल लगेगा सेतजेफ का नियम। तो देखो ये उत्पाद दोनों में बनाता हूँ, फिर एक मिटा दूंगा समझाकर। तो 2 उत्पाद बनने की संभावना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और साथ में एक बनेगा ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये 2 उत्पाद बने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लगता है सेतजेफ का नियम। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व किया जाता है। सेतजेफ का नियम, सेतजेफ ये कहता है कि वह एल्कीन अधिक बनेगी। सेतजेफ क्या कहता है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, अधिक मात्रा में बनेगी
बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। ये है सेहतजेफ नियम। सेहतजेफ कहता है वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। और बहुत सिंपल है पहचानने के लिए, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वो होता है एल्कीन। ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये इतना एल्कीन है। इससे डायरेक्टली जुड़ा देखो क्या है, CH2CH2, इसको क्या बोलते हैं इतने को, एथिल। ये कौन सा है प्रतिस्थापी, एथिल, यानी दो कार्बन वाला एथिल जुड़ा है। यहाँ पर देखो इन दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्डेड एल्कीन से ये जुड़ा है मेथिल, और ये वाला भी मेथिल, ये वाला भी मेथिल। तो प्रतिस्थापी कितने हैं, पहले वाले को देखिए, ये सिस्टम है, प्रतिस्थापी की संख्या इसमें कितनी है, 1। इसमें प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है, 1। और यहाँ पर प्रतिस्थापी देखिए 1 और 1 2। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये वाला। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये वाला। तो ये जो प्रतिस्थापी है ये वाला मुख्य उत्पाद होगा और ये माइनर उत्पाद होगा। तो बनेंगे तो दोनों ही, लेकिन मुख्य कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला है हमारा मुख्य उत्पाद। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो C बनेगा मैं यहाँ पर बना देता हूँ इन दोनों को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 और साथ में बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम लिख देते हैं IUPAC 1 2 3 4। अब जो मर्जी आप लिख सकते हो। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक पर क्या है, डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन। ये इसका IUPAC नाम 1 2 3 4, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। या IUPAC करवा चुका हूँ विद्यार्थियों में आपको। तो ये क्या है, ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2 इन। ये कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद। ये मुख्य उत्पाद बनेगा। और ये अदर, ये मुख्य का मतलब होता है ये मेजर, और ये अदर है यानी माइनर है। माइनर का मतलब ये बनेगा, अगर ये मान लो 80% बनेगा तो ये कितना बनेगा, 20%। कुछ किताबों में ये कर रखा है 81%, तो ये बन जाएगा 19%। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, 2 प्रतिस्थापी। या फिर अल्फा कार्बन आप लोगों को आता है तो और ये अच्छा है। ये सिस्टम है, ये देखो एल्कीन, अल्फा कार्बन भी देख सकते हो। ये अल्फा कार्बन ये वाला, ये देखिए ये इतना सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2। यानी इस पूरे सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और इस पूरे सिस्टम में देखिए ये एल्कीन है पूरा सिस्टम, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 और 3 6। यहाँ पर अल्फा है चीज़ें 6। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, कम स्थायी है। तो चाहे प्रतिस्थापी देख लीजिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। ये अगर 80 बनेगा तो ये 20, ये अगर 81 बनेगा तो ये 19 बनेगा। तो RBSC में तो ये डाटा है 81% 19, और NCERT में 80 और 20। तो ये ज़रूरी नहीं है आप परसेंटेज लिखो, आपको ये लिखना है मुख्य उत्पाद क्या है, ब्यूट 2 इन, और माइनर उत्पाद क्या है, ब्यूट 1 इन। तो ये है आपका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फिनोल। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब बात करते हैं, एल्कोहल हमारा कंप्लीट है, तो फिनोल के बारे में बातें करते हैं। तो फिनोल क्या है वो देखिए। फिनोल क्या है, तो पहले देखते हैं फिनोल की परिभाषा। तो फिनोल की परिभाषा मैंने बता चुका हूँ पहले ही, कि
यहाँ पर देखिए मैं परिभाषा लिखता हूँ, बेंजीन वलय से जब डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हो उसको बोलते हैं फिनोल। यहाँ पर देखिए बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा या फिर बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हाइड्रोक्सिल समूह से हो जाता है तो उसे फिनोल कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का मतलब है H। बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह है। हाइड्रोक्सिल समूह से होने पर बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर उसे फिनोल कहते हैं। उसे फिनोले कहते हैं। तो ये देखिए फिनोल की परिभाषा, बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन यानी H का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह, और हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है OH। हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है OH, बताया था भाई, हाइड्रोक्सिल समूह होता है OH द्वारा होने पर उसे क्या कहेंगे फिनोल कहेंगे। विद्यार्थियों देखिए ये है बेंजीन, आज मैं इसको कंप्लीट करवाता हूँ। ये बेंजीन वाला ये सिस्टम है कि वैसे तो मैंने सब बता दिया है। ये है बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये है बेंजीन। अब ये बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं H 2 3 4 5 6। ये है बेंजीन। ये क्या है बेंजीन, ये है बेंजीन। यानी बेंजीन का अगर सूत्र लिखें तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं वो देखिए। कार्बन में आपको काउंट करवाता हूँ। ये देखो पहला कार्बन, ये है पहला कार्बन फर्स्ट, ये नंबर 2 कार्बन, और ये वाला नंबर 3 कार्बन, ये है नंबर 4 कार्बन, और ये 5वां कार्बन, और ये है 6ठा कार्बन। ध्यान से देखिए इसको। और वो एरिल वाला भी इसी के अंदर है। 6 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन देखो कितने 1 2 3 4 5। यहाँ तक मैंने आपको 11th में करवाया है। अब देखिए ये बेंजीन है, इस बेंजीन में से माइनस क्या हो जाए हाइड्रोजन, और जुड़ क्या जाए, जुड़ना यानी प्लस OH। तो देखो ये लिखा है मैंने बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो जाए OH से, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर उसे क्या कहेंगे फिनोल। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, चलो ऊपर वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, और ये OH यहाँ पर जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH। तो 1 2 3, और यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H,
और यहाँ पर H। ये क्या बन चुकी है? फिनोल, क्योंकि ये फिनोल बन गई। अब देखिए इसको, यहाँ पर अगर इसके सूत्र की बात करें तो बेंजीन में देखो कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन। बेंजीन में कितने कार्बन हैं? दिख रहे 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन को एक साथ लिख दिया मैंने C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, H5, 5 हो गए। यहाँ पर देखो फिनोल का सूत्र क्या बनेगा? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन है C6H5। फिर ये इतना हो गया और OH इसके साथ जुड़ा है। देखो शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं इसको, बेंजीन को बोलते हैं C6 से, सॉरी, एक यहाँ पर कार्बन कितने? 6, C6। H कितने? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखना है, C6H6। तो C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। और C6H5OH को क्या बोलते हैं? फिनोल। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आप रिंग में हाइड्रोजन दर्शा सकते हो और नहीं भी, तो ये देखो रिंग है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या हाइड्रोजन आप दर्शा भी सकते हो और नहीं भी, तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो। ये बेंजीन को इस तरह से भी लिखा जाता है, ये बेंजीन, और यहाँ से क्या निकल चुका है? -H, और जुड़ क्या जाएगा? +H OH। और ये फिनोल में भी आप हाइड्रोजन दर्शा भी सकते हो और नहीं भी, और ये क्या बन चुका है? फिनोल। ये क्या है? फिनोल, फिनोल। और ये क्या है? बेंजीन। तो इसको कहते हैं फिनोल। अब बात आती है कि मैंने कहा था ये जो ग्रुप है, अब ये जो इतना ग्रुप है, ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तो फिनोल की परिभाषा तो हमने पढ़ दी है कि फिनोल ये क्या है? बेंजीन वल्ले से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर उसे क्या कहते हैं? फिनोल। ये है बेंजीन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया, OH जुड़ गया, किसका निर्माण होगा? फिनोल। अब देखो इसके अंदर ये कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 5, और ये OH समूह जुड़ा है। अब इसको टोटल हाइड्रोजन देखेंगे तो 6 हो गया, एक OH वाला है, तो ये अलग लिखा है हमने, तो ये क्या है? फिनोल। तो यहाँ पर फिनोल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बेंजीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो C6H6 को बेंजीन कहते हैं। अब देखो मैंने जो शुरुआत में जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि फिनोल में ये जो समूह होता है C6H5, और यहाँ पर एक संयोजकता इसकी फ्री बचती है, यानी ये C6H5, ये देखो C6H5 अगर बेंजीन से देखते जाइए दोस्तों, ये C6H5 बनेगा कैसे? ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये है बेंजीन। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बेंजीन है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा -H, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक कम कर दो, तो ये आ गया देखो इसमें 1 2 3, यहाँ पर संयोजकता फ्री रह गई और ये हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। 1 2 3 4 और 1 5। अब देखो इसको काउंट करवाता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरा 4 5 और 6, तो कार्बन कितने हैं? C6। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 और 1 6, H6। तो C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो क्या हो गया? कार्बन तो सेम है,
हाइड्रोजन हो गए 5, लेकिन एक संयोजकता देखो ये फ्री बची है, इसको बोलते हैं फेनिल या एरिल। इसको बोलते हैं फेनिल, चाहे तो फेनिल बोल दीजिए या फिर एरिल, फेनिल या एरिल। कुछ कहते हैं कि फेनिल और एरिल अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर फेनिल और एरिल, देखो एरिल है ना, एरिल को स्पेसिफिकली, ये जो फेनिल है एरिल को विशेष रूप से क्या बोलते हैं, फेनिल, विशेष रूप से क्या बोलते हैं, फेनिल। बाकी बात है कि अब देखो कई बार ऐसे लिख देता है वो फिनोल को AR है, AR और डायरेक्ट जोड़ दिया OH है। तो AR को देखो, AR का मतलब एरिल भी होता है और AR का मतलब एरोमेटिक भी होता है। तो यहाँ पर AR का मतलब है ये जुड़ा है, और इस समूह को फेनिल और एरिल बोल सकते हो, लेकिन बेस्ट कौन सा है, फेनिल। ये कहा था मैंने कि स्पेसिफिकली एरिल ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, फेनिल। जैसे अपन मेथेन है, जैसे एल्केन है, ये जैसे मैंने लिखा CH3। अब आपको पता है ये क्या है, एथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन होता है, लेकिन क्या आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, एल्केन है। तो इसी तरह से एरिल को आप क्या कह सकते हो, फेनिल। तो बात एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। AROH है, अगर AROH लिखा है तो AR का मतलब कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पर OH है, AR का मतलब फेनिल ग्रुप होता है। इस AR को एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो देखो कई रीजन है इसके, डाउट नहीं आना चाहिए। AR को एरोमेटिक भी बोलते हैं क्योंकि बेंजीन क्या है, बेंजीन देखिए, ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसका मेन रीजन बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन होता है तो फेनिल का निर्माण होता है, इस ग्रुप को ही बोलते हैं फेनिल। तो यहाँ पर इसको कुछ लोग एरोमेटिक भी बोलते हैं, तो याद रखना इस बात को, फेनिल और एरिल ग्रुप एक ही चीज़ें होते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। कल फिनोल के एग्जाम्पल करते हैं, उनके IUPAC नाम और कॉमन नेम देखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।